नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीयोग न्यूज। हमारे दोनों तरफ आप देख रहे होंगे दो युवा नेता आज हमारे स्टूडियो में हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। चुनाव जो है वह एनडीए जीत गई। महागठबंधन कई तरह की दावा कर रही थी, सभी दावा पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। ऐसे में हमारे दाहिने तरफ कांग्रेस के युवा नेता जो हैं सूरज जी हैं, तो बाईं ओर हमारे साथ राहुल जी हैं जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं और ये औरंगाबाद जिले से आते हैं, दोनों औरंगाबाद जिले से आते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले कांग्रेस से, क्योंकि कुटुंबा से आते हैं सूरज जी। कुटुंबा की धरती बड़ा ऐतिहासिक रही। कांग्रेस ने इस धरती से जो विधायक थे उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बड़ी जिम्मेदारी दी और पहला चुनाव हुआ। पहला चुनाव जब उनके नेतृत्व में हुआ तो कांग्रेस तो धराशायी हो ही गई, खुद वो चुनाव हार गए। क्या कारण रहा कि आप लोग चुनाव हार गए वहाँ से? बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन जी। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जहाँ तक बात है चुनाव की, तो चुनाव में सभी दल अपने अपने दावे करते हैं। हम महागठबंधन के साथ थे, हमने अपने जो मैनिफेस्टो था लोगों के बीच रखा और जो यह 20 साल की जो सरकार है जिसके इनमें बेरोजगारी से आज भी लोग ये है, ऐसा नहीं कि चुनाव जीत जाने से बिहार में सभी लोगों को रोजगार मिल गया। चुनाव जीतना एक अलग मुद्दा है, हमने मुद्दे की राजनीति की। और जहाँ तक बात है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विगत 10 सालों से कुटुंबा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उनके पिताजी ने भी कुटुंबा को 4 बार प्रतिनिधित्व करने का काम किया। हाँ ठीक है, लोकतंत्र है, जनता मालिक होती है। इस बार हम चुनाव हार गए, यह एक सच्चाई है, लेकिन आप मेरे वोट परसेंटेज को देखिएगा तो पिछली बार हमें 51-52 हज़ार वोट मिला था, इस बार हमें 64,000 वोट मिला। हमारे वोट परसेंटेज में गिरावट नहीं आया है। हो सकता है, और एक चीज़ और है कि हम सरकार से चुनाव लड़ रहे थे, हम सरकारी तंत्रों से चुनाव लड़ रहे थे, यह भी एक कारण है। लेकिन लोकतंत्र में जनता की जो आदेश है हम उसको फराखों पर रखते हैं। हमने 5 साल में हो सकता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी द्वारा कुछ गलतियां रही होगी जो जनता ने उन्हें इस तरह का मत दिया, तो हम उससे स्वीकार करते हैं। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक सवाल हम आपसे लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे राहुल जी के पास। जी शुरुआत राउंड से ही जी ये कयास तो पहले ही लगा लिया गया था कि इस बार कुटुंबा हार रही है कांग्रेस, लेकिन शुरू से ही कभी भी किसी भी राउंड में राजेश राम जो हैं वह आगे नहीं हुए। तो ऐसी क्या एंटी इनकम्बेंसी थी या फिर कोई बहुत बड़ी चूक थी जो देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो हम नहीं कहेंगे। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो 64,000 मत हमें नहीं मिलता। आज भी कुटुंबा की 64-65 हज़ार मतदाता हमारे विधायक के कार्यों को पसंद करते हैं। ये एक सच्चाई है कि जो सत्ता में होता है उनसे जनता सवाल करती है। हमारे विधायक जी ने 10 सालों में जो कुटुंबा का प्रतिनिधित्व किया, बहुत सारे विकास के कार्य किए हर क्षेत्र में, चाहे वह बिजली का हो, सड़क का हो या शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बहुत सारे कार्यों को करने का काम किया। अगर उसके बावजूद हमें यह जनादेश मिला है, जहाँ तक बात है काउंटिंग में पिछड़ने की, अगर हम 2 राउंड आगे होकर भी पिछड़ जाते तो जनादेश तो जो थी वही स्वीकार करना था। आगे और पीछे से मतलब नहीं थी, मतलब यह थी कि हमें विगत हमारे 2015 में भी 52,000 मत मिले थे, 2020 में भी हमें लगभग 52-53 हज़ार मत मिले थे और इस बार 64,000 मत मिले। आप सोचिए कि 52-53 हज़ार मत ला करके हमने चुनाव जीता, 2 बार प्रतिनिधित्व किया हमारे नेता ने। 64,000 मत 65,000 लाने के बाद इस बार हमें विपक्ष में रहना पड़ रहा है, तो अच्छी बात है। जनता की आदेश है, जनता का आदेश फराखों पे होता है। 64,000 ला करके ये विपक्ष में चले गए राहुल सिंह जी। आपके जो ललन भैया थे बड़े ज़मीन से जुड़े हुए नजर आए और हमेशा देखा गया उनको कि वो लोगों के बीच में रहे और चुनाव जीत गए। अब जीत गए तो सब कुछ पॉजिटिव हो गया। क्या कहेंगे, कैसे जीत मिली इस बार आप लोगों को? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन जी, आपके दर्शक को मेरा प्रणाम और देवतुल्य कुटुंबा विधानसभा के सभी मतदाता के मेरा प्रणाम है। और जीत की बात रही तो जीतना तो तय था। जीतना इसलिए तय था कि वो घर घर के बेटा थे, गरीबों का नेता है, गरीब का बेटा है, हर घर से जुड़ाव है उनका। अच्छा। जहाँ तक कि सूरज जी अभी बोले कि राजेश राम जी का 64,000 वोट है, तो इस बार वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हुआ, इसलिए उनका वोट ज़्यादा दिखा, लोगों में रुझान अच्छा रहा, वोट करने को अच्छा रहा, उनका जो वोट था उनको मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ललन भुइयां जी घर घर का बेटा है, वहाँ लोगों तो जुड़ाव रखते हैं, इसलिए उनकी इस बार प्रचंड जीत हुई है।
प्रचंड जीत हुई। प्रचंड जीत हुई। क्या कहेंगे? देखिए उन तो कह रहे हैं कि देखिए, घर घर से जुड़े बात हुए ये लोग नहीं है, अगर घर घर से हमारे नेता नहीं होते हम्म, तो 10 सालों से उन्होंने कुटुंबा का प्रतिनिधित्व किया, 20 साल उनके पिताजी ने प्रतिनिधित्व किया। कोई एक घर से कोई व्यक्ति 30 साल तक किसी विधानसभा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, वो भी घर घर के बेटे हैं, वो भी जन जन के चहेते हैं, तभी तो 30 साल उनको और उनके परिवार को कुटुंबा की जनता ने सेवा का मौका दिया और हमने उस हिसाब से सेवा किया। अब जहाँ तक बात है कि घर घर के बेटे हैं, तो घर घर के बेटे, हर नेता घर घर के ही बेटे होते हैं। कुछ कारण रहा, सत्ता के खिलाफ विरोध होता है। पहले भी लोग चुनाव जीतते हैं, चुनाव तो इंदिरा जी भी हारी थी, चुनाव तो राहुल जी भी हारे थे, चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी ने भी हारा था। इसका मतलब यह नहीं कि चुनाव हारने का मतलब यह नहीं होता है कि हम जन जन में नहीं है, घर घर में नहीं है। हम कल भी घर घर में थे, आज भी घर घर में। कुछ गलतियां रही होंगी, वो जब हम लोग बैठेंगे, एक समीक्षा बैठक होगी, हमारे अध्यक्ष जी बैठेंगे, उस पर चर्चा होगी। अगर कुछ त्रुटियां रही है जो जनता तक हमने शायद अपने काम हमने किया लेकिन उसको डिलीवर जनता तक सही मामले में पहुंचा नहीं पाए, ये हम मानते हैं। काम के मामले में राजेश राम का कोई तोड़ नहीं है। आप 6 विधानसभा औरंगाबाद का देख लीजिए, उसमें चाहे रोड का काम हो, शिक्षा का काम हो, बिजली का काम हो, उसमें कुटुंबा हमेशा टॉप पे रहने का काम किया है। अपने औरंगाबाद के ही अब 6 विधानसभा से तुलना कर दीजिए, जब से राजेश राम उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। लेकिन हम शायद अपनी बातों को जनता तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पाए, उसका यह नतीजा है। हम इस पर विचार करेंगे कि इस पर कैसे हुआ, क्यों हुआ, अगली बार हमें और मजबूती से कैसे आना है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक सवाल है राहुल जी, जी। जब आप लोग चुनाव में आए तो टिकट लेकर के ललन भैया आए तो वहाँ पर विरोधाभास देखा गया। श्रवण भैया जो पूर्व के आपके प्रत्याशी थे, हम के ही, उन्होंने विरोध कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर नामांकन भी करा दिया। नामांकन कराने के बाद फिर ऐसी क्या स्थिति आप लोगों ने उत्पन्न करा दिया कि उन्हें आप लोग साथ ले लिए? आरोप तो वो कई तरह के लगा रहे थे कि टिकट पैसा पर बिक गया, हमने पैसा देखा, अटैची देखा, और एक माननीय नेता पर वो आरोप भी लगाने लगे थे। ऐसा क्या आपने किया? वो आरोप, चितरंजन जी मैं यहाँ टोकना, वो आरोप माननीय नेता मतलब जिनके बारे में आप औरंगाबाद के कहना चाह रहे हैं, उन पर तो था ही। उसके साथ साथ हम पार्टी के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्य जीतन राम मांझी जी पे वो आरोप था। वो आरोप संतोष मांझी जी पे था। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं, भाई राहुल जी से पूछना चाहेंगे, ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि जो व्यक्ति ने यहाँ तक कहा कि हमने पैसा गिनते हुए देखा, उस आदमी ने ना जाने क्या क्या आरोप लगाए इनके नेताओं पे, इनके सिर्फ नेतृत्व पे क्या क्या आरोप लगाया। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां थी कि चुनाव के बीच में एक दिन पहले उनके 6 साल के निलंबन की एक चिट्ठी आती है कि श्रवण भुइयां को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है, और उसी के एक दिन बाद पुनः उसको उसी व्यक्ति को पार्टी में शामिल भी कर लिया जाता है। ऐसी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की और उस व्यक्ति की क्या मजबूरियां थी, वो भाई राहुल जी हमें बताने का क्या मजबूरी लगी थी राहुल जी? देखिए, मजबूरी कुछ नहीं है। पहले तो इस विषय पे हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। लेकिन एक कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चीज़ हमें भी दुख हुआ था कि जिस श्रवण भुइयां को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक महोदय श्री जीतन राम मांझी जी, जिसके घर के छत के दीवार नहीं थे, उसको टिकट देके विधानसभा में भेजने के काम किए थे। लेकिन हमें इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। वो उनका व्यक्तिगत रहा होगा, हमारे नेता का क्या ये है। राजनीति में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता, यह जीवन ही सार्वजनिक जीवन होता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां थी, क्यों उन्होंने, आखिर आज तक ना पार्टी ने इसकी क्लियरिफाई की, ना आपके जीते हुए विधायक ललन भुइयां जी ने की, ना जो आरोप लगाए थे उन्होंने की, ना आप जैसे लोगों ने की। आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा कि वो... अब ये आप पत्रकार हैं, ये हम बोलना नहीं चाहते हैं। आप पत्रकार हैं, जनता है, जनता समझ रही है, जनता समझती है। देखिए, राजनीति में बहुत बातें बोली नहीं जाती है, जनता समझ रही है कि क्या मजबूरियां होंगी, किस तरह से सरकारी तंत्र काम किया होगा कि जो व्यक्ति एक दिन पहले यह दावा कर रहा था कि 50 लाख रुपया हमने गिनते हुए देखा। नहीं सूरज जी, 50 लाख की गड्डी है, बिल्कुल निराधार है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पार्टी के बारे में और कि हमारे पार्टी से आप शिक्षा लिए हैं पूर्व से जुड़े और मैं जुड़ा हूँ, मुझे भी मैं जुड़ा हूँ
मुझे भी यह सुन के आश्चर्य हुआ कि आपकी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी ने ही यह दावा किया, वो भी कोई एक साधारण कार्यकर्ता ने, यह ऑन रिकॉर्ड उन्होंने यह दावा किया। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जीतन राम मांझी जैसे व्यक्तित्व पे उन्होंने पैसा गिनते हुए देखा, अपनी आंखों से यह आरोप लगाया। देखिए हमारे नेता गरीबों के मसीहा हैं, गरीब के नेता हैं, वो गरीबों का दुख दर्द जान के, जो श्रवण भुइयां को हम एक ही बात में सारा चीज समाप्त कर देते हैं कि जिसको घर का छत नहीं था उसको टिकट देके कुटुंबा विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका दिए थे। ऐसा नहीं है तो क्या श्रवण भुइयां कुछ पैसे दिए थे क्या मेरे पार्टी को उस टाइम? वो तो श्रवण भुइयां जाने, वो मैं उस समय था, मैं आज तक उस दल को छोड़ा हूं। मेरे यह राजनीतिक तरीका नहीं रहा है कि मैं पहले हम में था तो अब कांग्रेस में आया तो हमको गाली दूं, या मैंने कभी आपके नेता पे टीका टिप्पणी करने का काम नहीं किया। मैं यह बस पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आरोप लगाया, पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि कल आरोप लगता है, 6 साल के लिए निलंबन का चिट्ठी निकलता है और दूसरे दिन फिर पार्टी में शामिल हो जाते हैं? नहीं ऐसा ये जवाब तो देना होगा। जनता भी ये जानना चाहती है कि कल तक जो गाली दे रहे थे, ऑन कैमरा आकर के तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, संगीन आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो काम क्या मजबूरी है? उन्होंने इनके नेता की ईमानदारी पे चोट किया है, पैसा गिनने का आरोप लगाया। कोई राजनीतिक जीवन में यह कोई छोटी मोटी आरोप नहीं है। नेता यहाँ के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार, तो उनकी ईमानदारी को ये पूरा जिला जानते हैं, बिहार तो जानती है, ये पूरा जिला जानते हैं कि वो कितने ईमानदार और स्वच्छ छवि के और उन्हीं नहीं लेकिन देखिए मेरा भी बात सुन लीजिए सूरज जी। लेकिन अगर हमारे नेता पे इस टाइप का आरोप लगाया गया उससे हम भी दुखी थे, लेकिन हमारे नेता के बात मान के, और चाहे फिर हमारे नेता के बहुत सारे लोग प्रदेश से हैं जिसका बात मान के श्रवण भुइयां अपने अथी से नहीं, आपने एक बात कही, आपको टोकना चाहता हूँ। जिला क्या जानती है आपके नेता के बारे में? प्रभारी मंत्री हैं वो यहाँ के, जिला यही जानती है। जिला हम ये सर्टिफिकेट आप कैसे दे सकते हैं? या पूरा जिला के जैसा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके नेता से पहले के जो 2 प्रभारी मंत्री थे, प्रभारी मंत्री से लोग कितना मिल पाते हैं? आप उस दल के कार्यकर्ता, इस बार अगर कोई नए प्रभारी मंत्री हो जाएंगे तो फायदा आप भी ना मिल पाए, आपका भी ये जुड़ाव ना रहे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं खुद उस दल का कार्यकर्ता रहा हूँ। जब तक मैं उस दल में था मैं भी प्रभारी मंत्री से मिलता था, मैं उस दल को छोड़ा। प्रभारी मंत्री की जवाबदेही लोगों के बीच नहीं होती है, प्रभारी मंत्री की जवाबदेही प्रशासन और मुख्यमंत्री के बीच की होती है। देखिए पहला चीज तो आप जो बोले सूरज जी की कितना लोग मिलता है, तो हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे हम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे बच्चा जिला का मिलता है और जाता है मिलने यहाँ से पटना तक। तो इस बारे में तो आप उंगली उठा नहीं सकते कि मेरे प्रभारी मंत्री किसी से मिलते मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं आपने जो कहा कि प्रभारी मंत्री की चुनाव जीत कैसे गए? चुनाव आप जीत कैसे गए? चुनाव जीतना ही था। अब बताइए, अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि हमारे नेता रोड पुलिया बनवाए, सूरज जी बता रहे थे, तो सरकार किसकी थी? ये भी तो देखिए, सरकार किसकी थी? आपके हिसाब से ठीक है, मैं मानता हूँ, आपके हिसाब से विधायक की क्या जवाबदेही होती है? अगर कोई विपक्ष का विधायक हो या सत्ता का विधायक हो, उसकी जवाबदेही क्या होती है अपनी जनता के प्रति कि वो अपने जनता के, अपने क्षेत्र के मुद्दों को सरकार तक रखे, सरकार तक आवाज उठाए, और सरकार की काम होती है, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो इस काम को करे। जैसे मान के चलिए केंद्र में हमारी सरकार थी 2004 से 2014 तक, उस समय भी चाहे गुजरात हो, बिहार हो, एनडीए की ही सरकार थी, फिर भी हमारी सरकार ने काम किया। तो ऐसा नहीं कि राज्य सरकार की अब कोई उसमें यही नहीं है। कोई सांसद है विपक्ष के, उन्होंने कुछ मुद्दे को उठाया, सरकार ने उस पर काम किया। कोई विधायक है, विपक्ष का विधायक हो या सत्ता का विधायक हो, उसकी काम होती है कि अपनी जनहित के मुद्दों को, अपने क्षेत्र के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना, जिसे हमारे विधायक ने उठाया। और उसी का देन है कि आज कुटुंबा विधानसभा में 3-3 अम्बेडकर विद्यालय बने हैं। आप मानते हैं कि विकास हुआ है कुटुंबा में? हमारी सरकार में तो कुटुंबा में विकास हुई है। जो हमारे सरकार के द्वारा दिया गया फंड कुटुंबा में उसका काम हुआ है। उसमें हमारे विधायक जी के, हमारे प्रभारी मंत्री थे तो बहुत सारे चेक डैम बनाए हैं कुटुंबा में, बहुत सारा योजना है, बहुत सारा योजना है जो हम बता सकते हैं। प्रभारी मंत्री चेक डैम नहीं बनाते हैं सर, विधायक हमारे, हम ऐसे लाखों मुद्दे बता देंगे। नहीं, हम ऐसे लाखों हजारों
जब भी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चले या ग्रीष्म कोई भी सत्र चले, हर सत्र में हमारे विधायक द्वारा कुटुंबा के हर जनहित के मुद्दों को उठाया गया, विधानसभा की पटल पर उठाया गया और उसका काम कुटुंबा में हुआ है। इसलिए हम क्रेडिट ले रहे हैं। हम क्रेडिट इसलिए नहीं ले, हम ये कहाँ कह रहे हैं काम हुआ होता तो फिर ये नौबत क्यों आता? अच्छा, काम, आप जहाँ तक काम की बात कर रहे हैं, नौबत क्यों आता? काम सही बात सवाल तो लाजमी है। जिस काम आपने किया उसके बाद भी जनता ने नकार दिया। ये तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि हमने काम किया, लेकिन शायद जनता तक उस बात को पहुंचा नहीं पाए कि यह काम मेरे द्वारा। हम प्रचार तंत्र में विश्वास नहीं किए जो हमें इस भाजपा सरकार से कार्यकर्ता पे उंगली उठा रहे हैं कि आपके विधायक कार्यकर्ता पे उंगली नहीं उठा रहे हम। हमारी जो देखिए कांग्रेस की जो कार्यशैली रही है ना, उन्होंने कांग्रेस ने इस देश को मनरेगा दिया, कांग्रेस ने इस देश को आरटीआई दिया, कांग्रेस ने इस देश को शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, सभी दल सभी चीज, लेकिन हम लोग प्रचार नहीं करते। ये जो सरकार है जो कोविड के वैक्सीन पे भी अपनी फोटो लगा के अपना प्रचार करती है, यह काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया। और शायद यही कारण रहा जो कुटुंबा में हमारे विधायक जी ने लोगों का विकास तो किया, कुटुंबा का विकास किया। चाहे वो आज देख लीजिए आप, मतलब मैं कहूँगा कि कम से कम 10 से 20 अस्पताल, चाहे वह कजपा का अस्पताल हो, रिफियप का अस्पताल हो, सबका भवन हमारे ही विधायक के कार्यकाल में बना। हमारे विधायक ने इसके लिए क्वेश्चन उठाया। आखिरकार एक जनप्रतिनिधि के, एक मुखिया के, उन्हीं का कार्यकर्ता एक मीटिंग में कितना आवाज उठाया वो तो आप देखे होंगे, वो हम देखे थे हम भी, कितना नारुष्ट था उनसे, उनके ही कार्यकर्ता जहां जाते थे वहां राजेश राम मुर्दाबाद का नारा लगता था। कौन से मुद्दे की आप बात कर रहे हैं बताइए? बहुत कौन से कार्यकर्ता ने हमारे विधायक? एक मुद्दा मैं लेकर आता हूँ, क्योंकि लगातार मैं कवरेज कर रहा था वहाँ, तो लोगों में विरोधाभास थी सूरज जी। आरोप था वहाँ के लोगों को कि काम तो विधायक जी करते हैं लेकिन आसानी से वो मिलते नहीं। बिल्कुल ये आरोप तो हाँ, यह आरोप मैं मानता हूँ। क्यों नहीं मिलते? ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। हमारे घर के बेटा ये नहीं, हमारे कुटुंबा विधानसभा के लेके उनका कोई सोच ही नहीं था। वो तो ओबरा से आए हैं और जाके कुटुंबा में जाके कर रहे हैं। अगर वो लोग नहीं, अच्छा वो ओबरा से आए हैं, ठीक है, वो ओबरा से आए हैं, वो घर के बेटा नहीं थे। एक मिनट, आपने एनडीए ने जिनको टिकट दिया औरंगाबाद से, वो घर के बेटा है? त्रिविक्रम नारायण सिंह। जिनको नबीनगर से एनडीए ने टिकट दिया वो घर के बेटा है? घर घर के बेटा कहने का मतलब आप इन द सेंस आप नहीं समझ, आप बताइए। मैंने घर घर से लगाव नहीं था राजेश राम जी का। अगर लगाव नहीं होता, घर का बेटा मतलब आज भी आप देख लीजिए, अगर लगाव नहीं होता तो 30 सालों तक कुटुंबा का प्रतिनिधित्व हमारे विधायक और उनके पिताजी ने किया। जनता आरोप लगा रही थी जी कि राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष तो बने गए थे, उससे पहले भी जब विधायक थे तो आसानी से वो मुलाकात नहीं, पहले मिलते थे, पहले बहुत आसानी से मिलते थे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी व्यवस्था बढ़ गई थी। पूरे इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो मेंबर थे। सीट बंटवारा से लेकर के हर तरह की काम, संगठनात्मक कामों में उनकी व्यवस्था बढ़ गई थी, जिसके कारण मैं भी यह मानता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद थोड़ी सी व्यवस्था बढ़ जाने के कारण, चाहे वो राहुल जी की यात्रा हो या कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लगातार कांग्रेस की बड़ी बड़ी कार्यक्रम बिहार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बनने के बाद हुई, जिसके कारण लाजमी सी बात है कि कुटुंबा में थोड़ी सी समय उन्होंने कम दिया, जिसके कारण लोगों में असंतोष हो सकता है। लेकिन लोगों को दूसरे नजर से यह भी देखना चाहिए, लोगों को मैं ये कुटुंबा के वासियों को ये भी बताना चाहता हूं कि आपको दूसरे नजर से यह भी देखना चाहिए कि यह कुटुंबा वासियों के लिए कितना गर्व का पल है कि आपके विधायक जिसको चुन के आपने भेजा वह पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके उन्होंने पूरे देश का नाम किया, पूरे देश में कुटुंबा का नाम बढ़ाने का काम किया। देखिए सूरज जी, काम खोजता है जनता, हराती नहीं है जनता 5 साल काम खोजता है। काम के मुद्दे पे आप बात कीजिए। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आखिर उनको जनता नहीं, आप इनसे पूछिए, जो अभी इनके विधायक जीते हैं, पूर्व में भी ये विधायक रहे थे, अच्छा, उनके द्वारा कुटुंबा का ये 5 काम गिना दे तो मैं मानूंगा। बहुत सारा, बहुत सारा नहीं, आप 5 काम गिनाइए, चाहे वो सिंचाई से हो, स्वास्थ्य से हो, सड़क से हो या बिजली से हो, कि कोई भी 5 काम जो उनके कार्यकाल में कुटुंबा के लिए किया उनके कार्यकाल में क्या लालटेन जलता था कुटुंबा में? लाइट नहीं जलती थी? लाइट तो उनसे पहले भी जलती थी, 2005 में भी जलती थी, 90 में भी जलती थी, 95 में भी पहले तो आपका था भाई, वहाँ विधायक थे। तो हम देंगे जवाब, थोड़ी हम देंगे जवाब। सुरेश पासवान जी के भी कार्यकाल का जवाब देंगे। आज भी आप जाइए कटैया गांव में, आप जाइएगा, आज भी एक छोटी सी पुल है। आज भी उस समय कुटुंबा में देव प्रखंड भी आता था, कुटुंबा विधानसभा में।
उस समय जब सुरेश पासवान जी का भी मैं जवाब दे दूंगा, जो पुल है एक छोटी सी पुल, आज भी वही उसी पुल पे लोग सफर करते हैं और कटैया के लोग औरंगाबाद से जुड़े हैं। तो आज भी आप जाके देख सकते जाइए हैं। ना, राजेश राम जी की जहां तक बात पार है, करता था आदमी पानी में डूब डूब के, वो ललन भुइयां का आप 5 काम हमको गिना दीजिए, बहुत सारा ऐसा काम है। पुल 5 काम आप बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि ललन भुइया ने कुटुंबा के लिए बहुत विकास कार्य देखिए किया। बहुत सारा ऐसा और सड़क मैं अभी 50 काम गिना सकता हूँ, चाहे सिंचाई से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, सड़क से किया संबंधित हुआ हो। काम को आप जुड़वा रहे आप हैं। बताइए, किया हुआ काम हमारे विधायक ने कुटुंबा विधानसभा में 3 अम्बेडकर छात्रावास दिए। यह काम हमारे विधायक ने किया काम है, वो हमारी सरकार की काम है, उसमें विधायक का कोई रोल नहीं होता। हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि आप यही बोल रहे हैं, हमारी सरकार की काम है। यानी कि आप सरकार ने जो काम किया था उससे संतुष्ट होकर के कुटुंबा के जनता ने मैंडेट दिया आपके पक्ष में। हाँ जी, फिर सरकार के जब पक्ष दिया तो विधायक फिर क्यों डायरेक्ट सरकार चुन लीजिए, विधायक ही तो सरकार चुनते हैं। तो आखिर विधानसभा, 1 मिनट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विधायक का क्या रोल होता है लोकतंत्र में, या सांसद का क्या रोल होता है? मैंने पहले भी कहा कि अपने क्षेत्र के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना। एक सरकार, मान लीजिए ठीक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको क्या पता है कि कुटुंबा में क्या जरूरत है? वहां एक विधायक, रफीगंज में क्या जरूरत है, देव में क्या जरूरत है, एक विधायक ही होते हैं जो बताते हैं मुद्दों को कि नहीं हमारे यहाँ यह चीज चाहिए। सरकार तो 243 विधानसभा में काम करती है, केंद्र की सरकार और पूरे देश में काम करती है, लेकिन वह सांसद और विधायक की दायित्व होती है कि अपने क्षेत्र के कार्यों को जो जरूरी है वो बताएं। धन बल का राजनीति कुटुंबा में इस बार नहीं चला। प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम का ख्वाब देख रहे थे, वो उनका ध्वस्त हो गया ख्वाब। मैं बताता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रदेश अध्यक्ष इतने काबिल हैं, हमारे कुटुंबा के विधायक इतने काबिल थे कि मैं आज भी यह दावे के साथ कहता हूँ कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो वो उप मुख्यमंत्री जरूर बनते। आप एनडीए की सरकार बनी है, आप यह दावा कर सकते हैं कि आपके विधायक मंत्री भी, राज्य मंत्री भी बनेंगे, यह दावा कर दीजिए। गठबंधन में पहले ही आयोग में सदस्य जी, आपके महागठबंधन राज्य मंत्री बना दे सरकार। कुटुंबा के महागठबंधन में पहले ही महागठबंधन हो जाता है कि भी डिप्टी सीएम ये बनेंगे, नहीं सरकार आने की अथी नहीं है 25, तो नारा तो आपकी भी थी 2025 फिर से नीतीश, तो नीतीश जी आएंगे। तो उसी तरह हमने भी तेजस्वी जी को अपना नेता माना था, हमारे भी राजेश राम जी उप मुख्यमंत्री थे, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री थे, इसमें कौन सी बुरी बात है? नहीं आपने भी चेहरे पे चुनाव लड़ा, हमने भी चेहरे पे चुनाव लड़ा, चेहरा पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार तो गए आप लोग। हार और जीत अच्छा एक चीज बताइए, हम जीते भी थे, ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र में एक ही व्यक्ति जीतते रही है, हमारी सत्ता केंद्र से लेकर राज्य तक रही है, आज आपकी सत्ता है, और सत्ता को अगर सेवा की भावना से समझे तो सेवा करें। आप लोग हो जाइएगा बिहार में, बताइए। अब ये अनुमान तो सही में मुझे भी नहीं था, आप ही बोल रहे थे। हाँ, ये अनुमान सही में मुझे भी नहीं थी, किसी को नहीं थी, ये अनुमान नहीं था, तो आखिर हुआ कैसे? अब ये तो जनता बताएगी। अब मैं इस पे आरोप नहीं लगाऊंगा। यह देखिए, कोई भी आरोप आकर के निराधार रूप से लगा देना कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, मैं ये आरोप, हमारी लड़ाई इतनी, अगले बार तक हम सरकार के फेंके जाएंगे, हम सरकार के खिलाफ। बिल्कुल सुनिए, 400 सीट जीतने वाली पार्टी 240 पे आ गई। आपके प्रधानमंत्री ने भी नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस इस देश की सूंच है, कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई है। कांग्रेस मुक्त भारत ना कभी हुआ था ना कभी होगा। लोकतांत्रिक रूप से आप चुनाव जीते हैं, हमने कभी भाजपा मुक्त भारत नहीं किया। हमने इस तरह के घमंडी नारे, हमारी पार्टी ने लगभग 50-60 साल सत्ता में रहकर लोगों की सेवा की। आप मनमोहन सिंह का एक भाषण सुना दीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा मुक्त भारत। इंदिरा जी का सुना दीजिए जिसमें उन्होंने कहा कि मनमोहन जी भाजपा मुक्त भारत रखा जाता था, तो क्या बोले? तो हमने कभी इस तरह, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आज जनता आपको सेवा का मौका दी, 60 साल तक हमने भी सेवा की है इस देश का। एक सवाल हमें भी मौका उन्होंने कहा कि राजेश राम अगर जीतते और वो महागठबंधन की सरकार बनती तो वो उप मुख्यमंत्री बनते। आपके विधायक जीत गए हैं, सत्ता में भी आपकी सरकार भी आप ही की बनेगी, क्या लगता है कि आपके विधायक मंत्री बनेंगे? वो तो हमारे कह रहे हैं कि हमारे उनका कहना काम है, वो हर समय उनको देखिए, कहते हैं। इनके महागठबंधन के लोग हमेशा बोलते हैं पार्टी से मंत्रालय फाइनल है और वो हमेशा मंत्री रहेंगे। कौन? अब आप जानते हैं, अभी भी हैं, हम उन पर व्यक्तिगत देखिए, हमारे नेतृत्व का वो काम है कि मंत्री बनाएंगे या सिर्फ नेतृत्व ही वो वही हैं, सिर्फ नेतृत्व ही वही हैं। अच्छा, और वो जब भी बैठेंगे तो अपना ही नाम देंगे कि हम यही बना। संतोष मान जी जो है अब आप देख लीजिएगा, जब सरकार बहुत जल्द जब गठन होगी तो सरकार का प्रारूप। सरकार अभी तो भाई अभी तो सरकार बनी नहीं है, सरकार बनेगी
शपथ ग्रहण होगा, इसके बाद आगे का वो पहले भी एनडीए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में माननीय मंत्री जी से सीनियर विधायक रहे थे, क्यों नहीं वो मंत्री बने, क्यों नहीं उनको बनाया गया? वो पूर्व में भी मंत्री रह चुके थे। कौन सा मुद्दा लेकर के आप लोग क्षेत्र में गए थे इस बार? हम लोग बहुत सारा, जैसे महिला सशक्तिकरण, फिर बहुत सारा ऐसा मुद्दा है, जीविका दीदियों को लेके हम लोग, गरीबों में हर घर बिजली, हर घर गैस, हर घर मतलब बहुत स्वास्थ्य से गैस जो आज 1000 रुपए में मिल हमारी रहा है। सरकार बहुत सारी ऐसा योजना है गैस तो कह रहे हैं, गैस तो कह रहे हैं कि 1000 रुपये मिल रहे थे। देखिए अब इन लोगों देखिए, का अब इन अभी लोगों कह रहे की हैं कि पूरी 1000 प्लान समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वोट हुई, अब एनडीए ने जीत हासिल की, लेकिन आप देखिए पहले 400 में गैस मिलती थी, इन लोगों ने उसे 800 900 किया, 900 रुपए उस गैस की कीमत करके 400 सब्सिडी डाला गया। आज वो सब्सिडी घटते 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 27 रुपये और 15 रुपए पे आ गई, और गैस की कीमत 1000 की 1000 है। भाई महंगाई तो है, मानते हैं आप? भाई देखिए, महंगाई नहीं है, जैसे जैसे ये होता है, जैसा डेवलप होता है। क्या डेवलपमेंट हुआ? मनरेगा मजदूरों की मजदूरी कितना है आज भी? जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी, आपने मजदूरी बढ़ाई? क्यों नहीं? आप बढ़ाई, बताइए। मनरेगा की मजदूरी 236 रुपये आज भी है। आपको लगता है कि मनरेगा का मजदूरी करने वाला व्यक्ति गैस सिलेंडर आज कर सकता है? हमारे सरकार से पूरे बिहार के आवाम खुश है, आपको रिजल्ट के माध्यम से आपको ठीक है, बता मैं उस जनादेश को स्वीकार करता हूं, ऑन रिकॉर्ड मैं उस जनादेश को स्वीकार करता हूं। हमें जनता ने संघर्ष के लिए चुना है, हम 5 साल संघर्ष करेंगे। राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी कि अगर सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हम यह जनता से वादा करते हैं कि हम सड़क सुनसान नहीं होने देंगे 5 साल, और जब सड़क सुनसान नहीं होने देंगे तो संसद आवारा भी नहीं होगी। यह हम जनता से तय, सदन आवारा नहीं। ये थे हमारे साथ 2 पैनलिस्ट, दाहिने तरफ सूरज जी थे तो बाएं तरफ राहुल जी, जिन्होंने दोनों अपने अपने पार्टियों का पक्ष रखा। सूरज जी का साफ कहना है कि हम लोग मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग लगातार प्रयास किए, हम लोग इनके विधायक जब रहे राजेश राम तो उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन इधर राहुल जी का कहना है कि काम किया तो धरातल पर दिखा नहीं। इनका साफ कहना है कि हम लोग प्रचार में विश्वास नहीं रखते हैं, अगर हम लोग प्रचार प्रसार करते तो जीत जाते। तो राहुल जी ने कहा कि भाई जो आपने किया वो मिल गया है आपको। अब खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी ऑफ न्यूज़।